गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंश और रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे जो भी हमारे आने वाले वीडियो होंगे उनमें भी जल्दी जल्दी हम आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन की हमने समरी आपको पढ़ा दी है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाते हैं। पाठ का नाम है जूझ और यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसके लेखक हैं आनंद यादव। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जूझ शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को निश्चित रूप से उजागर करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना और यही कार कथा का प्रमुख नायक लेखक आनंद ने किया है। क्या किया है? संघर्ष किया है। इसकी कहानी में बताया, एक कहानी में बताया है कि आनंद, जो लेखक हैं आनंद, जिनको आनंदा बोलते थे उनके टीचर, तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। छोटी सी उम्र में वह खेतों के काम के साथ साथ विद्यालय जाने के कार्य को बखूबी पूरा करते थे, किंतु चौथी कक्षा के बाद जब पिता ने उसे अपने स्वार्थ की खातिर खेतों में झोंककर पाठशाला जाना बंद करा दिया, तब उसने हार ना मानते हुए पाठशाला जाने के लिए अपनी माँ और देसाई सरकार से निवेदन किया। पाठशाला जाने की अनुमति के पहले पिता द्वारा खेतों के काम को पूरा करने के बाद ही पाठशाला जा सकने के वचन को स्वीकार किया। मतलब उनके पिता जो थे, उन्होंने विद्यालय जाने से पहले एक वचन लिया कि तुम जब विद्यालय जाओगे उसके पहले खेत का जो भी काम है उसको पूरा करोगे, विद्यालय से आओगे उसके बाद भी यहाँ पे जो अपने मवेशी हैं, जो अपने जानवर हैं, उन सबको चराने ले जाओगे। ऐसा का उन्होंने वचन ले लिया था। पाठशाला जाने पर भी वहां उन्हें अनेक शरारती लड़कों के मजाक और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। फिर भी वह पाठशाला जाने से पीछे ना हटे। उन लड़कों की शरारतों को सहते हुए भी उसने कक्षा में पढ़ने में मन लगा लिया। अंततः काव्य लेखन के प्रति उसकी रुचि में भी कई उतार चढ़ाव के बाद भी वह अपने शिक्षक का प्रिय शिष्य बनकर युवा होकर एक कवि बना। पढ़ाई छूटने से कवि व लेखक बनने तक वह कई रुकावटों और परेशानियों से जूझता रहा, अतः इसका शीर्षक जूझ उचित ही है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में तब आया जब मास्टर सौंदलगेकर कविता पढ़ाते समय उन कवियों के भी संस्मरण बताया करते थे। तब लेखक को कवि भी आदमी लगने लगे। उन्हें लगा कि हाँ, कवि भी आदमी होते हैं। उसे विश्वास हो गया कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। एक दिन मास्टर ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। वह कविता और लता दोनों को ही लेखक ने देखा तो उसके अंदर यह आत्मविश्वास जागने लगा कि अपने आसपास, अपने गांव व खेतों में दृश्यों पर भी कविता कर सकता है। फिर वह खेतों में पानी डालते, भैंस चराते वक्त कभी भी भैंसों की पीठ पर लकड़ी से तो कभी पत्थर की शिलाओं पर कंकड़ से कविता लिखता और कंठस्थ करके उसे मास्टर को दिखाता। मास्टर उसे शाबाशी देते और उसे कविता लेखन के छंद, लय, अलंकारों को समझाते थे, जिससे उसकी न केवल मराठी भाषा सुधरी बल्कि वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखकर काव्य रचना करने लगा। प्रश्न नंबर 3। श्री सौदलगेकर के अध्ययन की उस विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। श्री सौदलगेकर के अध्यापन की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहली, मराठी भाषा के मास्टर थे जो पढ़ाते समय स्वयं में रम जाते थे। विशेषकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। उसके पास जो सर थे ना, मास्टर थे, उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता थी। तीसरा, मराठी व अंग्रेजी की कविता उन्हें कंठस्थ थीं। चौथा, अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे।
पहले से वे कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। नंबर 5, कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। स्वयं भी कविता करते थे, कभी कभी अपनी रचित कविता भी सुनाते थे। लेखक अपने आँखों और कानों की पूरी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। इस प्रकार लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हो गई। प्रश्न नंबर 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में अकेले काम करना, अकेले ढोर चराना बहुत अखरता था, अर्थात वह अकेलापन महसूस करता था। उसे अपने साथ बातचीत करने वाला कोई साथी, मित्र या लोग रहने पे हंसी मजाक करते हुए काम करना चाहता था कि आसपास लोग रहें और हम उनसे हंसी मजाक करते हुए अपना काम करें। किंतु कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अब अकेलापन भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसे ऐसे एकांत में वह खेतों में, गांव के दृश्यों पर कविता सोचता। उसे भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ से या कागज पर कलम से लिखता, कंठस्थ करता था। याद हो जाने पर उससे जोर जोर से लय के साथ गाकर थुई थुई कर नाचने भी लगता। इस प्रकार अब उसे अकेलापन अखरने की बजाय पसंद आने लगा था। प्रश्न नंबर 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। लेखक की पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी का रवैया सही था, क्योंकि लेखक को छोटी उम्र में ही इस बात की समझ थी कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो उसके बाबा पितामह के समय था वह दादा पिता के समय नहीं रहा। पिता मतलब जो उनके पिता थे ना, असली पिता, उनके समय नहीं रहा। और पितामह या बाबा मतलब दादा, ठीक है। और दादा को, पिता को वो दादा बोलते थे और जो बाबा थे वो उनके दादाजी थे। तो खेती उन्हें गड्ढे में ढकेल देगी। उन्हें पता था कि ये खेती अगर हम करेंगे तो ये मैं गड्ढे में ढकेल देगी, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ लेने से नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ रहेंगे तो विठोबा अन्ना की तरह कुछ कारोबार किया जा सकेगा। घर की गरीबी दूर होकर आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। दत्ताजी राव भी पढ़ाई का महत्व समझते थे, अतः उन्होंने भी आनंदा का पक्ष लेते हुए और उसे पाठशाला भेजना जरूरी समझा। लेखक के पिता स्वयं की अय्यासी की चाहत में खेती का काम करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी लेखक के ऊपर डालते हुए उससे खेती का काम करवाते और उसे पाठशाला जाने से मना कर दिया करते थे। उन्हें शिक्षा का महत्व मालूम नहीं था। खेती बाड़ी व मवेशी चराने से घर खर्च चलता है, अतः आनंदा पर इन्हीं कामों को करने का दबाव डालते थे। वे उसे ताने देते थे कि पढ़ लिख कर तू बैरिस्टर नहीं होने वाला है। प्रश्न नंबर 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम कहानी के अंत के विपरीत होता। ना तो लेखक की पढ़ाई आगे हो पाती, ना ही वह कवि या लेखक बन पाते। पिता के दबाव में उन्हें जीवन भर खेती बाड़ी और पशु चराने में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता। दत्ताजी राव जैसे कोई भी लोग उसके पिता को फटकार कर बेटे की पढ़ाई के लिए दबाव नहीं डाल पाते। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता, माँ का सपना भी पूरा नहीं हो पाता। लेखक का भविष्य कवि या लेखक बनने के बजाय जाने किस दिशा में कैसा मोड़ ले लेता, भविष्य बर्बादी की ओर भी जा सकता था। अतः यदि एक झूठ से भविष्य सुधरता है तो यह झूठ सर्वथा उचित है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। सबसे एक विशेषताएं देखते हैं। पढ़ने का इच्छुक, पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए लालायित था।
अतः उसने अपने मन की बात माँ से कही और पिता पर दबाव डालने के लिए दत्ताजी राव के पास गया। नंबर 2, परिश्रमी। आनंदा बेहद परिश्रमी था। वह रोज खेतों में पानी देने जाता, फिर पशु चराता और फिर विद्यालय जाता। सारा दिन काम में व्यस्त रहता था। नंबर 3, लगनशील। पढ़ने की उसमें अति लगन थी। तभी वह कुछ महीने पाठशाला जाकर भी गणित व मराठी भाषा में होशियार बच्चों की श्रेणी में गिना जाने लगा। नंबर 4, रचनाकार। वह ईश्वर प्रदत्त कवि हृदयकार था। तभी छोटी उम्र में ही मास्टर सौदलगेकर के थोड़े मार्गदर्शन में ही कविताएं लिखने और गाने लगा। नंबर 5, आज्ञा पालक। वह पिता की आज्ञा का पूर्णतः पालन करता था। पिता ने उसे खेतों के काम और पशु चराने की शर्त पर भी पाठशाला भेजना स्वीकार किया था। अतः वह पिता की आज्ञा का सप्ताह पालन करने के बाद ही पाठशाला जाता था। मतलब वो पिता की आज्ञा का पालन करता था, उसके बाद ही वह पाठशाला जाता था। सहनशील। उसमें सहन करने की क्षमता असीम थी। घर में पिता की डांट फटकार, पाठशाला में शरारती बच्चों की प्रताड़ना व मजाक को निर्विरोध सह लेता था। दूरदर्शी। खेतीबाड़ी के काम से आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती है। पढ़ाई करने से नौकरी मिल जाएगी और 4 पैसा हाथ आएगा। यह बड़ों जैसी सोच छोटे बालक आनंदा में थी। प्रश्न नंबर 2, 1.5 साल से घर बैठा लेखक पुनः पाठशाला कैसे पहुंचा? अथवा जूझ कहानी के प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ? लेखक पिछले वर्ष 5वीं में आया था, किंतु उसके दादा ने उसे पाठशाला से हटा लिया। इस सत्र में भी जनवरी आ गया है, किंतु वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसे विश्वास है कि यदि वह अब भी पाठशाला चला गया तो कक्षा 5 में पास हो जाएगा। वह दादा से अपनी इच्छा कह नहीं सकता, अतः माँ से पढ़ने जाने की बात कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए भेजने की बात कर लो आप दादा से। माँ की असमर्थता देखकर वह राव सरकार की सहायता का सुझाव देता है। माँ बेटे दत्ताजी राव के यहाँ जाते हैं और उनका आश्वासन मिल जाने के बाद वह सुझाव देता है कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को न बताएं। वह दत्ताजी राव के सामने अपनी पढ़ने की इच्छा निस्संक होकर व्यक्त करता है। वह अपने ऊपर लगे आरोपों को सटीक उत्तर देता है। तब दत्ताजी राव के दबाव में दादा पाठशाला भेजने को अपनी शर्तों पर तैयार हो जाते हैं, तो उनकी शर्तों को भी स्वीकार कर लेता है। प्रातः 11 बजे तक खेत पर काम करने के बाद वह पाठशाला जाता। शाम को पाठशाला से लौटकर फिर पशु चराता। इन सब स्थितियों से गुजरने के बाद भी लेखक पुनः पाठशाला जा सका। तीसरा प्रश्न, जूझ कहानी के आधार पर दत्ताजी राव की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अथवा दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई की समस्या का समाधान किस प्रकार निकाला? उत्तर, जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे गांव के जमींदार हैं तथा नेक दिल व उदार हैं। बच्चों व महिलाओं पर उनका विशेष स्नेह है। वे हरेक की सहायता करते हैं। लेखक व उनकी माँ ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई तो वे पिघल गए और निर्णय लिया कि वे लेखक के दादा को खरी खोटी सुनाकर सीधे रास्ते पर लाएंगे। वे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उन्होंने दादा के आने पर उनका हालचाल पूछा और बच्चे की पढ़ाई के संबंध में बात खुलने पर खूब फटकार लगाई। उनकी डांट से दादा की घिघी बंध गई और उन्होंने आनंद की पढ़ाई के लिए सहमति दे दी। प्रश्न नंबर 4, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उसे खेती का काम क्यों अच्छा नहीं लगता था? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। जूझ का कथानायक मन में पाठशाला जाना चाहता था। मन से ही उसने अनुभव से समझ लिया था कि खेती करना किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है। खेती करके जीवन में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती है। उसने यह भी जान लिया था कि पढ़ाई लिखाई में नौकरी ही प्राप्त हो सकती है पढ़ाई लिखाई से, और खेती से हमें उन्नति प्राप्त नहीं होगी।
उसके उसके जीवन में खुशहाली आ सकती है नौकरी करने से, और अतः उसने अपना मन पाठशाला जाने के लिए बना लिया था और वह पाठशाला जाने के लिए छटपटाता था। प्रश्न नंबर 5, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किस जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जूझ कहानी आज के किशोर किशोरियों को कई जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संघर्षशीलता। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्षशीलता बहुत आवश्यक है। आजकल के किशोर किशोरियां शॉर्टकट रास्ते पर चलकर सफलता पाना चाहते हैं, ताकि उन्हें कम से कम परिश्रम और संघर्ष करने पड़े, जबकि जूझ कहानी के नायक को जगह जगह पर संघर्ष करना पड़ा था। नंबर 2, लगनशीलता। परिश्रम के अलावा किसी काम में सफलता पाने के लिए लगन होना भी आवश्यक है। आनंदा 1.5 साल बाद विद्यालय जाता है और अपनी लगन से कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। आधुनिक किशोर किशोरियों को लगनशील बनना चाहिए। दूरदर्शिता। जूझ कहानी का नायक आनंदा दूरदर्शी है। वह अपनी दूरदर्शिता के बल पर अपने पिता को राव साहब के पास भेजने में सफल हो जाता है और अपने पिता के क्रोध से बचते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए राजी कर लेता है। परिश्रमशीलता। आधुनिक किशोर किशोरियों को आनंदा के समान परिश्रमशील बनना चाहिए। आनंदा पढ़ाई के साथ खेत में कठोर परिश्रम करता है और सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 6, लेखक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक है, सिद्ध कीजिए। लेखक बहुत बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली बालक है। वह बचपन में ही बड़ों जैसी युक्तियां खोजकर अपने लिए रास्ते बनाता है। माँ को समझाना, राव साहब को विश्वास दिलाना, पिता को बाध्य करना उसकी बुद्धिमत्ता के चिन्ह हैं। वह प्रतिभाशाली बालक है। विद्यालय में जाते ही वह गणित और साहित्य में अग्रणीय स्थान पा लेता है। गणित के सवाल ठीक करने के कारण उसे मॉनिटर बना दिया जाता है। कविता सुनकर गाने, अभिनय करने और नाचने में वह बहुत कुशल है। वह अपने अध्यापक से भी अच्छी लय निकाल लेता है। धीरे धीरे वह नए नए विषयों पर कविताएं लिखकर अपनी जन्मजात प्रतिभा का परिचय देता है। प्रश्न नंबर 7, जूझ के लेखक के मन में यह विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह भी कविता की रचना कर सकता है? उत्तर, लेखक मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक सौदगलेकर की कला व कविता सुनने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। कवियों के बारे में सुनकर तथा कविता सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों पर कविता बना सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों या जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह हर समय अपने पास कागज पेंसिल रखने लगा। वह अपनी कविता अध्यापक को दिखाता। इस प्रकार उसके मन में कविता रचना के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 8, बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजने के समय क्या शर्त रखी? उत्तर, दादा ने मन मारकर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बात मान तो ली, पर खेतीबाड़ी के बारे में उन्होंने निम्नलिखित वचन लिए। नंबर 1, पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लाना होगा। नंबर 2, सवेरे खेत पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर पशुओं को चराना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। प्रश्न नंबर 9, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। उत्तर, जूझ कहानी पर प्रेरणादायी संघर्ष गाथा है। कथानायक के सामने हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां थीं। उसके सामने घनघोर अंधेरा था। जिस पिता से उन्नति की आशा की जाती है वह उसकी उन्नति का दुश्मन था। जिस माँ का सहारा पाकर बच्चे आगे बढ़ते हैं वह माँ भी भयभीत थी। वह अपने अत्याचारी पति के सामने हार मान चुकी थी। ऐसी स्थिति में कथानायक के पास अपनी प्रबल इच्छा और आत्मविश्वास ही बचा था।
उसने पूरी दृढ़ता और साहस से अंधेरों को पाटा और अपने लिए रास्ता बनाया। कथानायक ने पहले अपनी माता के हृदय को छुआ, माँ के डर को दूर करके उसे हिम्मत दिलाने के लिए तैयार किया। फिर उसने माँ को रास्ता सुझाया। वह जानता था कि उसके पिता केवल राव साहब के सामने दबते हैं, अतः उसने राव साहब को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। इतनी छोटी उम्र में हिम्मत दिखाना और योजना बनाना सचमुच संघर्षपूर्ण था। कथानायक को विद्यालय में जाकर भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक शरारती लड़के ने उसका खूब अपमान किया। पिता ने विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय से आने के बाद कठोर काम करने की शर्त रखी, परंतु कथानायक ने सारी कठिनाइयों को पार किया और उन्नति के लिए मार्ग निकाला। यह कथा सचमुच प्रेरक संघर्ष कथा है। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया, सेकंड लेसन जूझ। तो मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।